लर्न विथ एक्सेलेंस चैनल में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इतिहास से संबंधित हैं। तो साथियों, आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रहे हैं इस वीडियो में। आप यदि इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, वेदों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद शामिल है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? साथियों, जो वेद हैं वो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद से मिलकर बने हैं। तो ये वेद के क्या हैं? ये वेद के वेदांत है, काठक है, वेदांग है या सूत्र है। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वेदांग। तीसरे नंबर का सही होगा वेदांग। साथियों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद ये वेद के अंग है ना। वेदों के अंग बोला गया है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद को। तो ये वेदों के अंग हैं। वेद के कितने अंग हैं? 6। तो आपको ये ध्यान रखना है। साथियों, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? साथियों, अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या जो है वो है 6। कितनी है साथियों? वेदांगों की संख्या है 6। कौन कौन से हैं ये आप ऊपर वाले प्रश्न में देख चुके हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद ये क्या है? वेदों के अंग हैं। साथियों, इसके बाद हम अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ज्योतिष वेदों का एक खालिस्तान है। अंग, गणना प्रणाली, भविष्य व्याख्या या सूत्र। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा अंग। पहला वाला इसका सही होगा कि ज्योतिष जो है वो वेदों का एक अंग है। आपने पहले प्रश्न में इसको जान लिया है। साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांड प्रधान है? साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा वेद कर्म कांड प्रधान है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो साथियों, जो कर्म कांड प्रधान वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है कर्म कांड प्रधान है ना। इसमें यज्ञों के अनुष्ठानों और कर्म कांडों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो साथियों, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी साथियों आप लिख सकते हैं? यजुर्वेद की 5 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी जो है ये यजुर्वेद की 5 शाखाएं हैं। कौन कौन साथियों? काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी ये यजुर्वेद की 5 शाखाएं हैं। साथियों, अब हम अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? मैत्रायणी किस वेद की शाखा है? साथियों, भी आपको बताया मैत्रायणी किस वेद की शाखा है। तो यजुर्वेद की जो है मैत्रायणी शाखा है। यजुर्वेद की शाखा ही मैत्रायणी है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5। कौन कौन सी? काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी ये यजुर्वेद की 5 शाखाएं हैं। साथियों, इसके बाद हम अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? साथियों, अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम निम्न में से किसकी रचना है? मृच्छकटिकम निम्न में से किसकी रचना है? दांडी, शूद्रक, सोमदेव या वागपति। तो साथियों, जो मृच्छकटिकम है जो रचना है वो शूद्रक की रचना है। किसकी है? शूद्रक की। वागपति की रचना आप तो जानते होंगे। वागपति की रचना क्या है? गोंडवाहु। वागपति ने किसकी रचना की थी? गोंडवाहु ने
की। सोमदेव ने किसकी रचना की थी? कथा सरित सागर। सोमदेव ने किसकी रचना की थी? कथा सरित सागर। और दांडी ने किसकी रचना की थी? 10 कुमार चरित। तो इस प्रकार जो मृच्छकटिकम है वो शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है साथियों? शूद्रक की। दांडी की रचना क्या है? 10 कुमार चरित। शूद्रक की रचना क्या है? मृच्छकटिकम। सोमदेव की रचना क्या है? कथा सरित सागर। और बागपति की रचना क्या है? गोंडवाहो। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों अगले प्रश्न में आते हैं हम। जैन ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? साथियों जैन ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? निगम, आगम, चूर्णी या टीका? तो साथियों जो जैन ग्रंथ है उनको किस नाम से जाना जाता है? आगम। साथियों जैन ग्रंथों को ही आगम कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा आगम निगम। तो जैन ग्रंथों को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? आगम। साथियों अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों का वर्तमान स्वरूप वल्लभी में आयोजित जैन संगीति में दिया गया था। यह संगीति कब आयोजित की गई थी? साथियों जो जैन ग्रंथ हैं जिनको आगम कहा जाता है उनका वर्तमान स्वरूप जो है वल्लभी में आयोजित जैन संगीति में दिया गया था। तो यह संगीति कब आयोजित की गई थी? तो साथियों यह संगीति जो है कब आयोजित की गई थी? 526 ईस्वी में। आपको ये ध्यान रखना है 526 ईस्वी में जैन ग्रंथों का जो वर्तमान स्वरूप है वो दिया गया था, है ना। जैन ग्रंथ। साथियों अब हम अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है साथियों? अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? साथियों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो किस जैन ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? पहला है कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग या परिशिष्ट पर्वन। तो साथियों इसका जो उत्तर है वो होगा दूसरे नंबर का भगवती सूत्र। साथियों जैन ग्रंथों में भगवती सूत्र नामक जो ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। साथियों इसके बाद हम अगले प्रश्न में आते हैं। साथियों हेनसंग हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में भारत आया था। आपने हेनसंग के बारे में सुना होगा। वह कितने वर्षों तक भारत में रहा? साथियों आपको बताना है कि हेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो वह कितने वर्षों तक भारत में रहा? 10 वर्षों तक, 16 वर्षों तक, 20 वर्षों तक या मृत्यु उपरांत तक वो भारत में रहा? कब तक रहा? तो साथियों जो इसका उत्तर है वो है 16 वर्षों तक। हेनसंग जो है 16 वर्षों तक भारत में रहा। साथियों अगला प्रश्न अपन देखते हैं। सीयू की किस यात्री की रचना है? साथियों आपको ये बताना है कि सीयू की किस यात्री की रचना है। भारत में बहुत से विदेशी यात्री आए थे, इतिहासकार आए थे प्राचीन काल में, तो उनमें से सीयू की किसकी रचना है? हेनसंग की, अलबर्न की और फाहियान की, इति सिंह की। तो साथियों जो सीयू की है वो किसकी रचना है? हेनसांग की। साथियों इति सीयू की हेनसांग की रचना। ये कब भारत आया था? 629 ईस्वी में। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। साथियों ये आपको ध्यान रखना है। साथियों अब अगले प्रश्न में आते हैं। नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? इसकी रचना लगभग पहली सदी में हुई थी। यह किसी इतिहासकार की रचना है। साथियों आपको ये बताना है टॉलेमी, प्लेनी, स्ट्रैबो या टीसीएस। तो साथियों नेचुरल हिस्ट्री नामक जो रचना है वो किसकी है? प्लिनी की। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा प्लेनी। साथियों अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अलवर्नी।
अलुवर्नी जो लगभग 989 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था साथियों? 989 ईस्वी में भारत आया था। तो इसका वास्तविक नाम क्या है साथियों? आपको ये बताना है कि अलुवर्नी का वास्तविक नाम क्या है, क्या था। तो पहला है अबू रेहान, अबू मसूदी, अल मसूदी या अबू हान। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अबू रेहान। ये अलुवर्नी का वास्तविक नाम था। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। राज तरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी। किसने की थी? कल्हड़ ने। इसमें कहाँ के इतिहास का वर्णन मिलता है? साथियों आपने रचनाएं पढ़ी होंगी कि कल्हड़ ने राजतरंगी की रचना की थी। तो इस राजतरंगिणी में कहाँ के इतिहास का वर्णन मिलता है? कश्मीर, मगध, सिंध या असमक्कम जनपद। तो कहाँ का इतिहास का वर्णन मिलता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 कश्मीर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले नंबर का कश्मीर। साथियों अगले प्रश्न में आते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? साथियों हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो आपको ये बताना है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। रुद्रदमन, खारवेल, समुद्रगुप्त या भानुगुप्त। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा खारवेल। क्या हो जाएगा? खारवेल। खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। रुद्रदमन कौन से अभिलेख से संबंधित है? तो गिरनागर। गिरनागर जो अभिलेख है वो रुद्रदमन, गिरनागर अभिलेख जो है वो रुद्रदमन से संबंधित है, जो जूनागढ़ में स्थित है। और समुद्रगुप्त का तो आप सभी जानते होंगे, प्रयाग प्रशस्ति। और भानुगुप्त का जो है वो ऐरण अभिलेख से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऐरण अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। साथियों अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? साथियों सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऐरण अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में या सहगौरा अभिलेख में। तो साथियों इसका उत्तर क्या है? ऐरण अभिलेख। और अभी मैंने आपको बताया कि ऐरण अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। तो ऐरण अभिलेख में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आपको ये ध्यान रखना है। साथियों अगले प्रश्न में आते हैं। सुलेमान जो 9वीं सदी में भारत आने वाला यात्री था, वह कहाँ का रहने वाला था? अरब, यूनान, चीन या मिस्र। तो अलमसूदी कहाँ का रहने वाला था? वो था अरब। अरब यात्री था सुलेमान। साथियों अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। उसने सर्वप्रथम किस लिपि के अभिलेख को पढ़ा था? साथियों ये आपको पता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं या शिलालेख हैं वो 4 लिपियों में मिलते हैं। कौन कौन सी लिपि? ब्राह्मी, अरेमाइक, खराष्टी और ग्रीक। और इसे सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। तो आपको ये बताना है कि उसने किस लिपि के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, है ना? ब्राह्मी, अरेमाइक, खराष्टी या ग्रीक। तो उसमें आएगा साथियों पहले नंबर का ब्राह्मी। कौन सी लिपि उसने सबसे पहले पढ़ी थी? ब्राह्मी लिपि। साथियों इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है। साथियों रोमन सिक्के यह बताते हैं कि भारतीयों का व्यापारिक संबंध रोम से था। सर्वाधिक रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? साथियों इसका उत्तर आपको बताना है। मोहनजोदड़ो, लोथल, अरिकमेडु या चौंदड़ो। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर देना है। साथियों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।